नमस्कार। खास खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर प्रभात। नगर निकाय चुनावों को लेकर रणभेरी बज चुकी है, लेकिन इस बार कुछ खास ये चुनाव हो रहा है। एक तो 3 बड़े शहरों की बात करें तो यहाँ पर दो दो निगम बन गए हैं। इस वजह से यहाँ पर थोड़ा सा अलग तरह की रणनीति, अलग तरह की राजनीति देखने को मिल रही है। लेकिन इस बार कुछ नया ये भी है कि इस बार ऐसे बड़े चेहरों को लेकर ये चुनाव लड़ा जा रहा है जो अनपेक्षित थे। मुद्दे इसमें कहाँ चले गए हैं? जहां पर वादों की बारात नजर आ रही है, वहां हकीकत की कोई बात नहीं हो रही है। बात करेंगे इसी खास मसले पर। हमारे साथ कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी और वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर कुछ मेहमान जुड़ेंगे, उनसे आपका परिचय करवाएंगे। लेकिन इससे पहले एक मजमून देख लेते हैं कि इस बार का ये चुनाव क्यों और किस वजह से खास हो जाता। देखते हैं एक रिपोर्ट। राजस्थान के 3 प्रमुख शहरों में शहरी सरकार चुनने का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। अब पहले चरण के चुनाव के नामांकन का दौर शुरू हो रहा है। कांग्रेस बीजेपी की इस चुनाव में साख दांव पर है और एक तरफ कांग्रेस के नए नवेले प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा हैं, तो दूसरी तरफ बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया। दरअसल पहले हाईकोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर होने जा रहे इन चुनावों में दोनों की पार्टियों की साख दांव पर है। 3 शहरों की 6 नगर निगमों में होने वाले चुनाव में कांग्रेस जहां एक तरफ सरकार के कामकाज पर वोट मांगेगी, तो बीजेपी महिला अत्याचार, अपराध के आंकड़ों जैसे मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएगी। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा का कहना है कि सरकार के कामकाज पर जनता मोहर लगाएगी, जबकि परिवहन मंत्री और जयपुर शहर के निवर्तमान कांग्रेस अध्यक्ष प्रताप सिंह खाचरियावास का कहना है कि विकास का नाम ही कांग्रेस है। जयपुर में मेट्रो हो या घाट की गुणी का टनल, हर जगह कांग्रेस का नाम है। ऐसे में जनता इस चुनाव में कांग्रेस की कड़ी से कड़ी जोड़ने का काम करेगी। कांग्रेस सेक्रीफाइस कांग्रेस के खून में है। आज देखिए, देश की एकता और अखंडता के लिए इंदिरा जी और राजीव जी दोनों शहीद हो गए और उस परिवार ने आज तक उफ नहीं की, वैसी की वैसे सेवा कर रहे हैं। तो कांग्रेस का कार्यकर्ता होगा, टिकट मांगना उसका अधिकार है, लेकिन जिसको भी टिकट मिलेगी वो सब कांग्रेस के साथ रहेंगे और जिसको टिकट मिलेगी उसके साथ। पंचायत चुनाव हम जीते, सारे निगमों के चुनाव, जो निकायों के चुनाव हुए अब तक 1.25 साल में हम जीते। हमें विश्वास है, हम रिक्वेस्ट करेंगे, लोगों से निवेदन करेंगे, सरकार के अच्छे काम पर सरकार का उत्साह बढ़ाने के लिए, राजस्थान की सरकार को मजबूती देने के लिए कड़ी से कड़ी जोड़ें। कोटा, जोधपुर, जयपुर हम जीतेंगे तो सरकार में एक नया जोश और उमंग होगा। 80% चुनाव हमें जिताए है जनता ने इस 1.25 साल में। हमें विश्वास है ये चुनाव भी हम जीतेंगे। उधर बीजेपी इस चुनाव में जनता के बीच सरकार की नाकामी गिनाकर वोट मांगेगी। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया का कहना है कि सरकार ने कुछ काम नहीं किया। प्रदेश में महिला अत्याचार हो या फिर दूसरे कोई अपराध, ऐसे में हर चुनाव में शहरी सरकार चुनने में जनता बीजेपी का साथ देगी। पूनिया का कहना है कि धड़ों में बटी कांग्रेस की फूट का फायदा भी बीजेपी को मिलेगा। दोनों दलों में इस चुनाव में सिर फुटअव्वल भी नजर आएगी। एक तरफ कांग्रेस में अब तक 3,500 से ज्यादा आवेदन सामने आ चुके हैं, जबकि बीजेपी में 2,000 से ज्यादा। लेकिन इस बीच टिकट का मापदंड भी दोनों ने अलग अलग रखा है। कांग्रेस जहां विधायक और विधानसभा प्रत्याशी, जिलाध्यक्ष, सांसद प्रत्याशी के फीडबैक के आधार पर प्रत्याशियों को मैदान में उतारेगी, जबकि बीजेपी कैडर बेस कार्यकर्ता को आगे बढ़ाएगी। बहरहाल सरकार के कामकाज और वादों पर लड़े जाने वाले इस चुनाव में जनता किसका साथ देती है, किसका नहीं, ये तो अभी साफ नहीं है। लेकिन इस चुनाव के परिणाम से सूबे की आगामी राजनीति का भविष्य जरूर तय होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी, जयपुर। तो देखा आपने किस तरह से ये खास चुनाव हो जाता है। और अब इस विषय पर हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं, सबसे पहले उनसे आपका परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ बीजेपी प्रतिनिधि के तौर पर पंकज जोशी जी इस चर्चा में जुड़े हुए हैं। कांग्रेस विचारक डॉक्टर वरुण पुरोहित जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसके अलावा आम आदमी पार्टी से चंद्रमुखी जी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ी हुई है। और साथ ही वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर मिथिलेश जैमिनी जी कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। वरुण जी, सबसे पहले आपके पास मैं आना चाहूंगा इस मुद्दे को लेकर। इस बार का चुनाव आपको किस वजह से खास लग रहा है? देखिए, मैं मुद्दों की बात तो अभी करूंगा इसमें, लेकिन इस बार कई ऐसे नाम सामने आ रहे हैं जो राष्ट्रीय स्तर के बड़े नेता हैं, लेकिन स्थानीय स्तर के चुनाव में इन बड़े चेहरों को सामने लेकर आना, आपको नहीं लगता कि कांग्रेस के, आप विचारक हैं तो इसलिए मैं कांग्रेस के पक्ष से आपसे जानना चाहूंगा कि कांग्रेस को ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी है? क्यों मुद्दों को लेकर इस चुनाव को नहीं लड़ा जा रहा? क्यों बड़े चेहरों को आगे किया जा रहा, हालांकि बीजेपी ने भी किया है?
नहीं प्रभात जी, मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ। कोई बड़े चेहरे आगे नहीं किए। कमेटीज जो बनती हैं तो सभी जगह बनती हैं, ऑब्जर्वर बनते हैं, कमेटीज बनती हैं, पर्यवेक्षक हर जगह जाते हैं, हर चुनाव में छोटे बड़े में जाते हैं। राजस्थान में कांग्रेस ने डिक्लेयर किया है हमारे जो जिस मुद्दों पे हम चुनाव लड़ेंगे वो हम उस जैसे चुनाव घोषणा पत्र आता है उस हिसाब से जयपुर के लिए, तीनों नगर निगमों के लिए हम वो आपके सामने प्रस्तुत करेंगे शीघ्र ही। हम स्थानीय मुद्दों पर ही चुनाव लड़ेंगे। जयपुर की जो समस्याएं रही हैं और आगे जो समस्याएं हैं, जयपुर का विकास है, उसके ऊपर ही चुनाव लड़ेंगे। और जो सबसे खास बात, अहम बात है, जयपुर के 2 नगर निगम कर दिए गए हैं। इसमें क्या है, हेरिटेज नगर निगम, हेरिटेज की समस्याएं अलग होती हैं और बाहरी जो डेवलप हो रहा है, जयपुर बढ़ता जा रहा है, इसकी समस्या अलग है। बाहर की रोड, पानी, बिजली, सीवर लाइनें डालना है, अंदर की इंटैक्ट रखना हेरिटेज को, उसमें कोई अतिक्रमण हो गए वो हटाना, वो चीजें उनकी अलग है। उसकी सुंदरता शहर की कैसे बनी रहे, टूरिज्म कैसे प्रमोट होता रहे, क्यों विदेशी आते हैं, उसमें उसकी एक गरिमा हमारे जो हेरिटेज सवाई जय सिंह जी ने, सवाई मान सिंह जी ने उसको डेवलप किया, सवाई राम सिंह जी ने डेवलप किया, तो उसको हम उसको आगे किस तरह आगे उसको बनाए रख सकते हैं, इसलिए उसको अलग किया गया है। तो ये चीजें जो है, ये प्रमुख चीज जयपुर की मैं ये मानता हूं। हमेशा से जो मुद्दे होते आए हैं आम जनता के, जो ये सबसे लोकल चुनाव होता है, लोकल आदमी होता है, बिल्कुल जो सबसे जुड़ाव में होता है, वो गली मोहल्ले का चुनाव है, वो आदमी इसमें चुनाव में जीतता है। तो आम जनता उससे तो एमएलए एमपी जितनी बातों की वो जितनी अपेक्षा होती है वो अपेक्षा नहीं करता है। उससे अपेक्षा करता है रोजमर्रा की छोटी मोटी जो समस्याएं होती हैं उससे वो रूबरू होता रहे, उसके कनेक्टिविटी जो होती है सबसे लोएस्ट, इसीलिए इसको लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कहते हैं। तो वो हमारे सेल्फ रहे, लोकल जो प्रतिनिधि हमसे जुड़ा रहे, उससे रोज रोज की समस्या हम उससे सॉल्व करा सके। जो नगर निगम, लेकिन देखिए जी जी, अगर हम कोटा की बात करें, कोटा में शांति धारीवाल है, वो अपनी प्रतिष्ठा को दांव पर मान रहे हैं। गृह जिला है जोधपुर में, उन्होंने वैभव गहलोत जो है प्रमुख भूमिका में वहां पर नजर आ रहे हैं, खुद मुख्यमंत्री वहां पर एक तरह से वैभव गहलोत को सामने रखकर एक्टिव नजर आ रहे हैं। जयपुर की अगर बात करें तो यहाँ पर भी कई चेहरे हैं, प्रताप सिंह खाचरियावास की बात करें, अमीन कागजी की बात करें, ये सारे के सारे लगे हुए हैं इसमें। लेकिन स्थानीय स्तर पर फिर भी अभी तक चेहरे पता नहीं पड़ पा रहे हैं, लिस्ट अभी तक जारी नहीं हो पाई है। आज जो शांति धारीवाल के घर पर जो मीटिंग होने वाली थी वो मीटिंग भी आज नहीं हो पाई है। मुख्यमंत्री खुद इसको लेकर पीसीसी चीफ के साथ बैठ रहे हैं, मीटिंग करें, लेकिन अभी समय कम बचा है, लेकिन ये कवायद ही पूरी नहीं हो पा रही है। अभी तक संतुष्टि की दिशा में जाता हुआ कदम ही नजर नहीं आ रहा है। तो नहीं लग रहा आपको कि बड़े चेहरे अभी तक ये तय ही नहीं कर पा रहे हैं कि उनको किसको मैदान में रखकर आगे चुनाव लड़ना है, तो इसलिए वो जो फ्रंट में अभी तक बड़े चेहरे हैं वो ही सामने हैं? नहीं प्रभात जी, ऐसा नहीं है। जिस जिस जिले से जो है विधायक होते हैं, मंत्री होते हैं, चुनाव लड़े हुए कैंडिडेट्स होते हैं, उनकी कमेटी तो बनाई जाती है, उनकी राय तो ली जाएगी। वो एक तरह से कोऑर्डिनेशन कमेटी होती है, वो चुनाव को प्रबंध करेगी। जैसे जयपुर के जो एमएलएज हैं, जयपुर के जो एमपी के प्रत्याशी हैं या कोई चुनाव नहीं जीते वो प्रत्याशी, उनकी एक कोऑर्डिनेशन कमेटी है। और हमारे ऑब्जर्वर एआईसीसी से ऑब्जर्वर आ गए, सभी पार्टियों में प्रक्रिया है। शांति धारीवाल जी खुद थोड़ी चुनाव लड़ रहे हैं, जयपुर के कोई एमएलए चुनाव नहीं लड़ रहे, लेकिन क्योंकि वो वरिष्ठ नेता है शांति धारीवाल जी, कोटा से इतने सालों से जीतते आए, सांसद भी रहे हैं, तो उनका कर्तव्य भी है पार्टी के प्रति, पार्टी का भी ध्यान रखना, पार्टी का इंप्रूवमेंट कैसे हो, पार्टी के कैंडिडेट्स कैसे जीते, पार्टी में असंतोष नहीं हो। और जहां तक टिकटों की प्रक्रिया है, क्योंकि कोर्ट के आदेश से फटाफट से चुनाव हो रहे हैं, हमने बिल्कुल तैयारी कर रखी है। आप देखिएगा बिल्कुल समय रहते हैं टिकटों के लिए। आज भी जोधपुर की बैठक चल रही है, ऑब्जर्वर्स भी आ गए केंद्र से। तो टिकटों की जो लिस्ट है, जो क्योंकि मेरी पर्सनल राय तो ये है कि इसमें चुनाव चिन्ह पे चुनाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि गली मोहल्ले का चुनाव है, सबको मौका मिलना चाहिए। लेकिन अब पार्टीज लड़ रही हैं चुनाव चिन्ह पे, तो हमारी लिस्ट तो यथा समय आ जाएगी। 19 तारीख से पहले आ जाएगी, 14 से नॉमिनेशन बढ़ने, 19 से वापस लेने, उसके पहले लिस्टें आ जाएंगी और बिल्कुल स्मूथली चुनाव होगा। कोरोना काल को देखते हुए हमको ये भी देखना पड़ेगा, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क सारे फॉलो करनी पड़ेगी, गाइडलाइंस सभी पार्टी को, नहीं पंकज जी की हो, मेरी हो, आम आदमी पार्टी, सबको फॉलो करनी। जी पंकज जी, आपकी किस तरह के आपको क्या लगता है, चेहरों पर या फिर मुद्दों पर? क्योंकि ब्लैक पेपर जारी करने को लेकर तो राजेंद्र राठौड़ पहले ही और डॉक्टर सतीश पूनिया अपनी तरफ से बात कह चुके हैं। ये शुरुआत में इस तरह की बात कहना एक तरह से थोड़ा सा निगेटिव भी चला जा रहा है, क्योंकि अपनी तरफ से एक तो बात सामने रखना कि आप क्या क्या मुद्दे हैं जिनको लेकर काम करेंगे, लेकिन उन मुद्दों को बाद में आपने पीछे छोड़ दिया और सबसे पहले कहा कि हम तो सरकार की नाकामियों को सामने रखेंगे। इन विफलताओं को सामने रखने के साथ, सत्ता पक्ष की विफलताओं को सामने रखने के साथ, आपको क्या लगता है मुद्दों पर ही ये चुनाव लड़ा जाएगा, या फिर आपको भी लगता है कि इधर ओम बिरला की बात करें या फिर वहां गजेंद्र सिंह शेखावत जी की बात करें या फिर यहाँ की राजस्थान की बात करें, डॉक्टर सतीश पूनिया और वसुंधरा राजे, इन सबके चेहरों को सामने रखकर ये चुनाव लड़ा जाएगा? नहीं, देखिए भारतीय जनता पार्टी चुनाव, देखिए निकाय चुनाव हमेशा लड़ती आई है, लगभग आप देखिए, चाहे जयपुर हो चाहे जोधपुर हो, जोधपुर जरूर, लेकिन कोटा हो, यहाँ लगातार जो है वोट भारतीय जनता पार्टी के बनते आए हैं।
अब आपने कहा कि इस बार के चुनाव खास क्यों है। देखिए, इस बार के चुनाव खास के कारण भी है, बहुत सारे कारण भी हैं। सबसे बड़ी चीज नाकामयाबी के चुनाव इसलिए है कि अभी तक आप देखेंगे तो जो एक्सपेंडिचर का सबसे बड़ा जो साधन है वो चुंगी का रिएम्बर्समेंट है। आप देखिए, अब रिएम्बर्समेंट का जो है रेशियो जो होगा गेडर में और जो हेरिटेज में है वो किस तरीके से होगा, किस तरीके से व्यवस्थाएं हैं। अभी आप देखें तो जब चुनाव होने जा रहे हैं तब तो ऑफिस चेंज हो रहे हैं, तो बहुत सारी चीजें हैं जिन चीजों को लेकर के जो है, देखिए भारतीय जनता पार्टी ने पहले भी कहा था कि इन चीजों, क्योंकि कांग्रेस जब से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही थी, क्योंकि ये चुनाव होने कब थे, 2019 में, और 2019 में यदि चुनाव होते तो निश्चित रूप से आप देखिए कि कुछ परिस्थितियां जो है ये कोरोना काल की परिस्थितियां भी कुछ अलग होती और प्रदेश की परिस्थितियां भी कुछ अलग होती। लेकिन आप देखिए कि चुनाव को खिसकाते खिसकाते आज ऐसी स्थिति में चुनाव कराए जा रहे हैं कि जब जो है जो सत्ताधारी पार्टी है उसके पास भी जो है ये व्यवस्था नहीं है कि भाई आज क्या करेंगे, कैसे करेंगे। लेकिन हमारे यहाँ हमने कहा कि हम चुनाव के लिए चाहे आप कभी भी कराएं, हम तैयार हैं। अब आपने कहा कि भाई इन चीजों पर जो है बड़े चीरों पर, देखिए हम अपना चुनाव डॉक्यूमेंट जो है, विजन डॉक्यूमेंट जारी करेंगे। हम जिन जिन मुद्दों पे लड़ेंगे, देखिए बिल्कुल बात सही है कि जो लोकल चुनाव है, जिन चुनाव पर है, जिनको कहकर के पार्टी आई थी और जिस तरीके से खास करके जो है जयपुर के अंदर जो है एक राजधानी है, प्रदेश की राजधानी है, जहां पूरी सरकार बैठती है। सरकार बैठने के बाद जिस तरीके के हालात बने हुए हैं, जिस तरीके की स्थितियां बनी हुई हैं, चाहे किसी भी चीज को लेकर के देख लीजिए, जिन चीजों पे उन्होंने पीठ थपथपाई थी आज वहां फेल होते हुए नजर आ रहे हैं। तो देखिए ये बात भी क्लियर है कि हम उन मुद्दों पे भी जो है चुनाव लड़ेंगे और जिन मुद्दों पर हम जो करना होगा, क्योंकि देखिए भारतीय जनता पार्टी का वोट 94 से लेकर के आज तक लगभग भारतीय जनता पार्टी का वोट रहा। लेकिन अब कांग्रेस पार्टी ने जो जयपुर में किया चाहे बाहर किया, ये कहीं ना कहीं उनकी जो रणनीति थी, ये जो चुनाव के जो दो निगम बनाने थे, चाहे कहें ये मुंह से कुछ भी, लेकिन जनता सारी चीज जानती है कि आपने किन कारणों से किया था और किन कारणों के कारण आप ये कर रहे हैं। तो इसका जो होगा वो सारा का सारा इस चुनाव के रिजल्ट के ऊपर निर्भर करेगा। जी चंद्रमुखी जी, आम आदमी पार्टी इस बार अपनी ताकत झोंक रखी है और इस बार एक तरह से बड़े स्तर पर इस नगर निकाय चुनाव को अपनी भूमिका में देख रही है और उनको लग रहा है कि आम आदमी पार्टी अगर शहरी सरकार के स्तर पर अपनी प्रमुख भूमिका में आती है तो जो केंद्रीय नेतृत्व है आम आदमी पार्टी का, उसके दिशा निर्देश है, उनकी पूरी पालना हो जाएगी। आपको कौन से मुद्दे ऐसे नजर आते हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी पहली बार मैदान में, अब तक बीजेपी या कांग्रेस इन दोनों का ही बोर्ड रहा है, अब तक लग रहा है आपको कि शहर में कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको आम आदमी पार्टी उठाकर और अपनी जमीन तैयार कर सकती है इस बार? जी प्रभात जी, मैं बताना चाहूंगी, आम आदमी पार्टी हमेशा मुद्दों पे ही खड़ी हुई है। आम आदमी पार्टी का निर्माण भी मुद्दों को लेके ही हुआ है। चाहे आप हमारी दिल्ली सरकार में देख लीजिए, हमारा सबसे बड़ा मुद्दा होता है बिजली का, पानी का, जो बेसिक सुविधाएं हैं। आम आदमी को ही, आम चेहरे को ही हम बड़े फेस में जिता के सामने लेके आते हैं। हमारे पास कोई पहले से जाना पहचाना बड़ा चेहरा चुनाव में हमारा नहीं रहता है। बाकी कोई दूसरे भी जैसे कुछ चीज को इधर उधर दूसरे भटकाव मुद्दों पे, जाति पे, धर्म पे, इस तरह की हमारी कोई पॉलिटिक्स नहीं रहती है। आम आदमी का काम सिर्फ मुद्दों की राजनीति होती है, मुद्दों पे काम करना होता है। तीसरी बार ये चीज दिल्ली में साबित करके आम आदमी पार्टी ने तीसरी बार जीत के दिखा दिया है। कोरोना काल में जहां पूरे देश में सब जगह मंदी का माहौल है, वहां पे भी आज के दिन भी हमारी केजरीवाल सरकार है, दिल्ली में अभी भी 200 यूनिट फ्री बिजली दे रही है कि व्यापारियों को जो बिजली है, कमर्शियल बिजली में आपको 50% राहत दी गई है। और यही मुद्दे हमारे जयपुर में भी, राजस्थान में भी रहने वाले हैं। पहला हमारा मुद्दा वही बिजली का रहेगा, जो अभी कोरोना काल में हमारी गहलोत सरकार है, इस टाइम सब लोगों को उम्मीदें थी कि थोड़ी राहत मिलेगी, लेकिन राहत के बजाय हमारे जो फिक्स चार्जेस बढ़ा के दोहरी मार पब्लिक पे पड़ी है। पब्लिक बहुत इस चीज से परेशान हो रखी है। आए दिन आंदोलन करते हैं, आंदोलन करने पे लोग जो सामने आते हैं उन पे झूठे दावे, केस, FIR वगैरह करके अंदर कर दिया जाता है, लोगों की आवाज को दबाया जा रहा है। तो आम आदमी पार्टी आज भी मुद्दों पे ही अपनी तैयारी कर रही है, ग्राउंड में पूरी अच्छी तैयारी के साथ है। और जी चंद्रमुखी जी, आपने ये मुद्दों की तो बात रखी, लेकिन टिकटों के चयन को लेकर आपकी आपका क्या फॉर्मेट रहेगा? क्या जो कहा जा रहा है कि कांग्रेस बीजेपी से जो नाराज होंगे, क्योंकि वहां पर जो सूची है बहुत लंबी सूची है, एक एक सीट पर कम से कम 10 से 12 दावेदार इनके पास है। जाहिर तौर पर सबको टिकट नहीं दिया जा सकता, एक सीट पर एक को टिकट मिलेगा, लेकिन उनसे जो नाराज होकर निकलते हैं, क्या आपके लिए वो जमीन तैयार करने का एक माध्यम हो सकता है? आपको लग रहा है कि जो सबसे ज्यादा नाराज है उसको हम हमारी पार्टी में लेकर टिकट दें और उसको जिताऊ उम्मीदवार के सामने प्रोजेक्ट करें? क्या ये तैयारी आपकी है या फिर कोई और ही फॉर्मेट आपने निकाला है अपने उम्मीदवारों को तय करने का?
हमारी पार्टी का खरीद फरोख्त का नहीं है, राजस्थान में भी नहीं, हम देख रहे हैं खरीद और फरोख्त की, एमपी लेकिन में भी देख रहे हैं। नाराजगी हाँ, का तो फायदा उठाया ही जा सकता है। खरीद फरोख्त की मैंने बात नहीं कही है, मैं कह रहा हूँ नाराजगी का तो फायदा उठाया जा सकता है, खरीद फरोख्त की बात नहीं कर रहा मैं। देखिए नाराजगी है वो लोग जो हमें समर्थन देना चाह रहे हैं उनसे नहीं होके पब्लिक है, वो फायदा जो पब्लिक है उसका रुझान हमारी तरफ बढ़ रहा है, तो हमें डायरेक्ट फायदा जो मिलेगा वो पब्लिक के रुझान का मिलेगा। कैंडिडेट है हमारे ऑलरेडी, हमने शॉर्टलिस्ट किए हुए हैं जो लोग पहले से काम कर रहे हैं, इस चीज के लिए तैयारी कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि अभी चुनाव में कोई नया चेहरा हमारे सामने उधर से नाराज होकर हमारे पास आ गया, काम हमारे कार्यकर्ता कर रहे हैं और वो टिकट उनको दिया जाएगा, इस तरह का भी हमारा इस बेसिस पे हमें काम नहीं करके, जिसने ग्राउंड पे काम किया है, पब्लिक से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, पब्लिक के काम कर रहे हैं, पब्लिक को जिसका समर्थन है उन्हीं को हम लोग टिकट देंगे, उन्हीं चेहरों को हम सामने लेके आएंगे। जी, मान लीजिए बहरहाल हम एक कंडीशन लेकर चलते हैं। जिस तरह के हालात दिल्ली में रहे हैं, क्योंकि वहां पर जो नगर निगम या नगर निकाय जो है उस पर वो जो उसका क्षेत्राधिकार या जो अधिकार क्षेत्र है वो आता है अपने सेंट्रल गवर्नमेंट के पास या फिर सीधे एलजी के पास। लेकिन गवर्नमेंट है वहां पर आम आदमी पार्टी की। अगर मान लीजिए कल को ऐसे हालात बनते हैं कि यहाँ पर बोर्ड बन जाता लेकिन सरकार है यहाँ पर गहलोत की, तो फिर कितना मुश्किलात आपको लगता है कि यहाँ पर काम करने का होगा, और ऐसे हालात में आपके सामने क्या चुनौतियां होंगी? देखिए हालात मुश्किल हालातों में भी हम लोग पिछले तीसरी बार वहां पे दिल्ली में हम काम करके दिखा रहे हैं, वहां की जनता बहुत खुश है। वहां की जो हालात जितने मुश्किल हैं उतने मुश्किल शायद राजस्थान में नहीं होंगे। मुश्किलों से लड़ना जूझना हमने सीख लिया है और हमारे जो कार्यकर्ता हैं वो जिस ईमानदारी के साथ और जिस साहस के साथ हमसे जुड़े हुए हैं, उनका सिर्फ एक ही मन में जो रहता है बदलाव लाना और पब्लिक को उनके हक दिलवाना। तो वो हम जैसी भी परेशानियां आएंगी, जितने भी हमारी प्रॉब्लम आएंगी, उनको जूझते हुए हम बहुत आसानी से, पहली बार जब हुआ था दिल्ली में केजरीवाल जी बन के आए थे, कितना शुरू के 3 महीने कितने मुश्किल हमारे निकले थे, लेकिन वो दौर से हम गुजर चुके हैं और ये सारी चीजें सब जगह समस्याएं आती हैं तो समस्याओं से लड़ने के जी लिए हम हमेशा तैयार होते हैं। जी, वरुण जी, टिकट चयन को लेकर अभी भी संशय के हालात बने हुए हैं। आप, हालांकि आपने कहा कि समन्वय बना दिए गए हैं, 3 कमेटियां बना दी गई हैं, लेकिन अपने लोगों को तरजीह देने को लेकर कांग्रेस के पिछले दिनों जो हालात रहे हैं वो सभी को मालूम है। आपको नहीं लगता कि उसी तरह के हालात अभी भी चुनौतियों के तौर पर कांग्रेस के सामने रहेंगे? पायलट की बात करें, गहलोत की बात करें या फिर इनके समर्थकों की बात करें, वो अपनी बात मनवाने के लिए, अपने समर्थकों को टिकट दिलवाने को लेकर एक तरह से मुश्किलात पैदा कर सकते हैं कांग्रेस के सामने। प्रभात जी, बिल्कुल ऐसा कहीं भी नहीं है। ना तो पायलट साहब का जयपुर शहर के लोकल चुनाव में इतना दखल होगा, ना गहलोत साहब का। मैंने आपको कहा जयपुर के जो एमएलएज हैं, जयपुर के जो स्थानीय वरिष्ठ कांग्रेसी नेता हैं, उनका या प्रत्याशी रहे जो नहीं जीते लोकसभा के या विधानसभा के, उन्हीं की कोऑर्डिनेशन कमेटी तय करेगी। जो कोरोना काल में जिन्होंने सेवा की है, जो कांग्रेस बैकग्राउंड के रहे हैं, कांग्रेस पृष्ठभूमि के रहे हैं, काफी टाइम से कार्य कर रहे हैं, उनको टिकट दिया जाएगा। आपको मैं बताऊं, आपको कांग्रेस में जो कमेटियां बनाई गई हैं उसमें बैलेंसिंग वो है, दोनों दलों की तरफ से दोनों जो खेमे हैं उनकी बैलेंसिंग उसमें लग रही है आपको कमेटियों में? फिलहाल जयपुर में कोई खेमा ही नहीं है, जयपुर में कोई खेमा नहीं है। पूरे की बात करूं, जयपुर, जोधपुर और कोटा, तीनों की, मैं तीनों की बात करूं तो नहीं, वहां खेमेबाजी बिल्कुल नहीं है। नगर निगम चुनाव में कोई खेमेबाज नहीं है। आपको बताऊं, परसों ही सिविल लाइंस विधानसभा क्षेत्र की बैठक होगी जिसमें मुझे भी बुलाया गया है। सभी जो भी पुराने कांग्रेसी हैं सबको बुला करके मंथन करके आप देखेंगे, आपको ऐसा लगेगा कि कांग्रेस में इतना ज्यादा मंथन होकर के मतलब असंतुष्ट तो आपको बहुत ही कम नजर आएंगे। कांग्रेस की बहुत अच्छा आपकी रणनीति से चल रही है। और अभी आप जो कह रहे हो खेमेबाजी या गुटबाजी, पायलट जी, गहलोत जी, ये तो कह प्रदेश स्तर की बातें तो ठीक थी। लोकल चुनाव में मैंने आपको गली मोहल्ले के जो लोग होते हैं, जो समाज से जुड़े हुए होते हैं, डायरेक्ट कांटेक्ट में होते हैं, उनका चुनाव होता है। हाँ, केंद्र सरकार, राज्य सरकार की नीतियों का जो आम आदमी पे असर पड़ता है वो जरूर फर्क पड़ता है। अभी आम आदमी की पार्टी की बहन अभी मेरी बता रही थी, अब केजरीवाल जी का यहाँ क्या असर है जयपुर के अंदर? आप अरविंद केजरीवाल जी के पोस्टर लगाओगे तो उससे थोड़ी वोट मिलेगा। लेकिन अब मोदी जी का है, ये लगाएंगे तो हो सकता है मोदी जी के नाम से वोट मिले, वसुंधरा जी के नाम से मिले, अशोक गहलोत जी का मिले, पायलट साहब का मिले, राहुल गांधी। अभी केजरीवाल जी तो दिल्ली में अभी इन्होंने बात की है, वो कांग्रेस बीजेपी के छोड़ गए, उनको भी टिकट दे दी। इसलिए ये तो अभी बहुत शैशव काल में पार्टी है जयपुर में। बीजेपी कांग्रेस की टक्कर होगी, या बीजेपी कांग्रेस में से कोई ऐसा असंतुष्ट हो, अपने गली मोहल्ले में मजबूत नेता हो, वो चुनाव लड़ता है तो वो टक्कर देगा। तो गली मोहल्ले का चुनाव है, 80-90% जो है, जैसे मेरे से जो जुड़ाव में दिल पर है। प्रभात जी, मैं बीच में रोक के बताना चाहूंगी, मैं उसको वोट दूंगा। आपका नंबर आएगा जब बोल लेना आप जी जी। अब एक बार वरुण जी को सुन लेते, फिर मैं आपके पास लौटूंगा। मेरे से जो जुड़ाव होगा, जो वोटर होता है, मतदाता, वो इस चुनाव में वो देखता है रोज सुबह शाम रोजमर्रा के कामों में मेरी किसने सहायता की। पंकज जोशी जी मान लीजिए मेरे वार्ड से लड़ते हैं, मेरे ज्यादा क्लोज है,
एज अ वोटर मैं इनको प्रेफर कर सकता हूं कांग्रेस बीजेपी से हटके। तो ये चीजें जो वोटर है वो उसमें सोचता है, इसमें पॉलिटिकल सिस्टम बहुत कम काम करता है लोकल चुनाव। जी चंद्रमुखी जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे। मैं इसमें भी एक और चीज ऐड करना चाहूंगा। वास्तव में चुनौतियां तो आपके सामने ज्यादा हैं, क्योंकि आपके लिए नई जमीन होगी। और अरविंद केजरीवाल के चेहरे की बात करें या किसी दूसरे चेहरे की बात करें, आपके पास अभी राजस्थान में तो कम से कम स्थानीय स्तर का ऐसा कोई चेहरा नहीं है जो बहुत ज्यादा, जिसको लेकर आम आदमी पार्टी फ्रंट में रख के और इस चुनाव को लेकर आगे जाए। जी प्रभात जी, मैं आपको बताना चाहूंगी, वोट जनता समझ चुकी है। ये पार्टी है, चेहरा है, ये सिर्फ एक विचारधारा है। आप बता रहे हैं कि केजरीवाल जी के चेहरे को देखकर यहाँ वोट नहीं मिलेगा। बात चेहरे की नहीं होगी, ये एक विचारधारा की है। जो लोग आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं, जो इस विचारधारा को समझ रहे हैं, भ्रष्टाचार मुक्त जो हमारा काम हो रहा है, जिस तरह से दिल्ली में काम किया है कोरोना के टाइम, किस तरह से पूरा वर्ल्ड उसको मतलब फॉलो कर रहा है, एक एज ए मॉडल के रूप में उभर के आ रहा है। पर्यावरण को लेके आप देखिएगा, प्रदूषण कंट्रोल कितना अच्छे से मैनेज किया हुआ है, स्कूल्स को वहां के देखे, तो ये चीज विदेशों तक जा चुकी है। लोग इस चीज को समझ चुके हैं और हमारे लोकल लोग बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। जैसे ही हम जनता के बीच में जा रहे हैं, लोगों का रुझान बहुत अच्छा है हमारी तरफ जुड़ने को, लोग आतुर हैं। हम जैसे जैसे लोकल लेवल पे मीटिंग्स कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, तो लोग चाहते हैं कि हमारा जाना पहचाना चेहरा जरूरत नहीं होती है, ये हमारी एक विचारधारा है। जो भी होगा हमारी विचारधारा से जुड़ा हुआ वहां जा रहा है, वो लोग हमारे से जुड़ रहे हैं। उनको दिखा है कि ये विचारधारा जिस तरह से दिल्ली में सक्सेसफुल हुई है, वो राजस्थान में ही नहीं बल्कि पूरे इंडिया में ये चीज सक्सेसफुल हो सकती है। ये चीज हमने साबित करके दिखाई कि दिल्ली में जिस तरह से 3 सेंटर का अलग रोल रहता है, एलजी का अलग रहता है और दिल्ली गवर्नमेंट का अलग रहता है, वैसे में अलग अलग जो जिस तरह की प्रॉब्लम है उनसे जूझते हुए सक्सेसफुल तरीके से कोरोना को मैनेज किया। आप हरियाणा की तरफ भी तो गए थे, इसी चुनौती के साथ हरियाणा की तरफ भी पांव बढ़ाए थे, लेकिन क्या परिणाम रहा? देखिए, शुरुआत में हर जगह होता है, लेसन लर्न करना, गलतियां भी होती हैं, सीखने को भी मिलता है। तो ये सारी चीजें जो चीजें हमें लगा कि हमें इस चीज में इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, वो हम उस पूरी तैयारी के साथ राजस्थान में अभी तैयारी में है। और वो सारी चीजें हम यहाँ पे जो गलतियां कहीं पहले हो जाती है उनको दोहराने के बजाय जो इम्प्रूवमेंट करना था, और हमें जनता का रुझान बहुत अच्छा मिल रहा है। और हम थोड़े दिन में बहुत अच्छा चेहरा उभर के राजस्थान में भी बहुत अच्छे लोग आपके सामने आने वाले हैं। चलिए, डॉक्टर मिथिलेश जमीन हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार। मिथिलेश जी, आपने अभी थोड़ी देर पहले जब आप जुड़े थे तो आपने तीनों जो हमारे मेहमान हैं, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और बीजेपी, तीनों को आपने सुना। क्या लग रहा है आपको, क्या चुनौतियां यहाँ पर नजर आती है? क्योंकि पिछले चुनावों को आपने बहुत नजदीक से देखा है। आम आदमी पार्टी हालांकि पहली बार इस बार चुनावी मैदान में है, लेकिन जिस तरह से पहली बार प्रदर्शन उनका दिल्ली में रहा है, क्या आपको लगता है इन तीनों दलों के लिए अलग अलग चुनौतियां होंगी, अलग अलग चुनावी मैदान होंगे, या फिर लग रहा है कि नहीं, कॉमन मुद्दे हैं, उन्हीं पर ये तीनों चुनाव लड़ेंगे? देखिए प्रभात जी, राजस्थान में पर्टिकुलर अगर जयपुर की बात करें तो जयपुर में पहली बार 2 नगर निगम बन गए, ग्रेटर और हेरिटेज। तो बदलाव एक तो ये मायना में, लेकिन आम आदमी पार्टी का कहीं इन चुनाव में कोई भूमिका रहेगी मुझे संदिग्ध नजर आ रहा है। मुख्य टक्कर भाजपा और कांग्रेस में रहने वाली, ये तयशुदा है। और इसमें भी यह है कि जो हेरिटेज है उसमें कांग्रेस कहीं ना कहीं भारी नजर आ रही है। उसका एक मेजर रीजन है कि जो 40 वार्ड है, 40 वार्डों में जो माइनॉरिटी वहां बहुल है और एससी के भी वोट है, अगर वो दोनों मिल जाते हैं तो, और जनरल वोट थोड़े बहुत इधर होते हैं, तो हेरिटेज में कांग्रेस बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन में नजर आ रही है। लेकिन जो ग्रेटर है, ग्रेटर में अगर भाजपा के जो लोग लड़ते नहीं है आपस में, क्योंकि टिकट को लेकर भाजपा में बहुत सिर फुटबल होना तय मानना ना, क्योंकि काफी लोगों को चाहत है ग्रेटर में कि वो भाजपा का टिकट लें। भाजपा के एक एक वार्ड से 8-8, 10-10, 15-15 दावेदार अभी से निकल के आ रहे हैं, और शाम दाम दंड भेद चारों नीतियां चल रही है। कांग्रेस में थोड़ा कम मांग रहे हैं वो टिकट, लेकिन कुल मिलाकर अगर जो नजरिया बन के आ रहा है, लेकिन इसमें एक और रीजन जो निकल के आ रहा है जयपुर के लिए, एक लेसन है कि पिछले चुनाव में जब नगर निगम के अपोजिशन में जब भी सरकार रही है तो डेवलपमेंट रुका है। तो जयपुर की जनता अगर इसको देखकर फैसला करती है तो कांग्रेस के पक्ष में रुझान जा रहा है। लेकिन कांग्रेस के जो अंदरूनी माहौल है, जैसा कल एक बाबूलाल वर्मा जी का आरोप लगाया गया, पीआर मीणा जी के ऊपर आरोप लगाया गया, मुरारी लाल मीणा जी पर आरोप लगाया गया, और कांग्रेस के अंदर कहीं ना कहीं जो सचिन पायलट बनाम अशोक गहलोत चल रहा है, उसका खामियाजा रघु शर्मा और बीडी कल्ला पर खुद ही पार्टी के एमएलए का टिप्पणी करना, तो ये सब कुछ भाजपा के पक्ष में। लेकिन भाजपा में भी अंदर ही अंदर वसुंधरा राजे बनाम सतीश पूनिया और अशोक लाहौटी बनाम रामचरण बोहरा, ऐसा सब कुछ जगह चल रहा है। रामचरण बोहरा जी भी चाहते हैं कि उनका बेटा राहुल सांगानेर में अपनी जमीन तैयार करे। तो कहीं ना कहीं
भाजपा में भी 2023 की सत्ता की सुगबुगाहट है, वो भी छटपटाहट है। इधर सतीश पूनिया नए नए प्रदेशाध्यक्ष बने, ज्यादा टाइम नहीं हुआ उनको, उनके आसपास के जो लोग हैं वो ये चाहेंगे। तो कुल मिलाकर जो सिनेरियो है, अगर हम कोटा की बात करें तो कोटा में शांति धारीवाल जी हैं, लेकिन उनके साथ ही भरत सिंह कुंदनपुर का जो बयान, वहां पे भ्रष्टाचार के ऊपर उंगली उठाना, जो सीनियर रहे, प्रमोद जैन भाया पर उंगली उठाना, तो हाड़ौती के अंचल में भी कांग्रेस में टूट फूट है। ऐसा ही जोधपुर में खुद मुख्यमंत्री जी के बेटे का चुनाव हार जाना और वहां जोधपुर में निगम के चुनाव होना, ऐसा ही कई जगह निगम और निकाय के चुनाव में देखने को मिलेगा। पंचायत चुनाव में स्पष्ट रूप से ये नजर आया कि सचिन पायलट समर्थक सरपंच ज्यादा जीते। तो कांग्रेस में जो सचिन पायलट बनाम अशोक गहलोत है, उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अगर इस डैमेज को, इस डेंट को कंट्रोल कर लिया तो कुछ हो सकता है, अदरवाइज टक्कर बहुत कांटे की रहने वाली है। जी मिथिलेश जी, बिल्कुल आपने सही कहा। जो टक्कर है वो कांटे की इसलिए नजर आ रही है क्योंकि अलग अलग फैक्टर हैं। किसी जगह पर कोई फैक्टर काम करेगा। जयपुर के आपने जो उदाहरण दिए हैं, जोधपुर और कोटा के जो आपने उदाहरण दिए हैं, अलग अलग वहां की राजनीति होती है, अलग अलग वहां की राजनीतिक पृष्ठभूमि होती है। चेहरे जो हैं वो किस तरीके से वहां पर काम कर रहे हैं, उनका राजनीतिक इतिहास क्या रहा है, ये सारे मुद्दे उसमें, ये सारे फैक्टर उसमें काम करते हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकेंगे, ब्रेक के बाद वापस लौटूंगा और हमारे साथ जो पंकज जोशी जी जुड़े हैं उनके साथ एक सवाल के साथ वापस लौटूंगा, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुकेंगे, जल्द लौटेंगे। आप देखते रहिए जन टीवी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। खास खबर में हम बात कर रहे हैं नगर निगम चुनावों में चुनौतियों की, वादों की हकीकत की, और जो काम अभी तक बोल रहे हैं कांग्रेस या बीजेपी के, उन कामों की बदौलत क्या उनको इस बार जीत मिल पाएगी। बड़े चेहरे किस तरह से इसमें काम कर रहे हैं। हमारे साथ विशेषज्ञ के तौर पर कांग्रेस से डॉक्टर वरुण पुरोहित जी जुड़े हुए हैं, भाजपा से हमारे साथ पंकज जोशी जी जुड़े हुए हैं, और चंद्रमुखी जी हमारे साथ आम आदमी पार्टी से जुड़ी हुई हैं, और वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर मिथिलेश जैमिनी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पंकज जी, कल मैं बयानों को सुन रहा था और उन बयानों में यह कहा जा रहा है कि हम महिला अपराध सहित कई मुद्दों को लेकर इस बार नगर निगम चुनाव लड़ेंगे। अब महिला अपराध का जो मुद्दा है, पुलिस की अगर हम बात करते हैं तो ये स्टेट का मुद्दा आ गया, स्टेट का एक विषय हो गया, लेकिन इस विषय को लेकर नगर निगम चुनावी मैदान में उतरना, और जैसा आपने खुद ने भी बताया कि 1994 के बाद से ज्यादातर भाजपा को मौका मिला है यहाँ पर बोर्ड बनाने का, तो ऐसे में अगर खामियां रहती भी हैं, कोई खामियां निकलती भी है, तो सबसे ज्यादा आपको काम करने का मौका मिला, उसके बावजूद अगर खामियां रहती हैं तो वो तो आपके अगेंस्ट जाती हैं, तो फिर कौन से मुद्दे आपके पास बचते हैं? देखिए, हमने आपको कहा कि 94 से बोर्ड रहा, और 94 से बोर्ड बनने के बाद यदि आप निगम में देखेंगे तो लगातार खामियां नहीं रही। देखिए, खामियां जो रही हैं वो सरकार की खामियों के अगेंस्ट जो है, क्योंकि देखिए अब हमारे पास दो ही रास्ते हैं। एक तो निगम में विपक्ष के रूप में, विधानसभा में विपक्ष के रूप में, और निगम में जो है पक्ष के रूप में। अब निगम के पक्ष की बात करें तो निगम में जितनी भी चीजें देखेंगे आप, चाहे सीवर लाइन का डेवलपमेंट देख लीजिए, चाहे आप जितने भी डेवलपमेंट है, मैं कह रहा हूं हर एक, आप यदि बोर्ड देखेंगे, चाहे मोहन जी गुप्ता का बोर्ड देख लीजिए, चाहे अशोक परनामी जी का बोर्ड देख लीजिए, तो जिन बोर्डों के अंदर जो काम हुए उन लोगों को जनता आज भी जानती है। वो एक अपने आप में जो है आयाम स्थापित किए हैं कि जितने काम हम लोगों के टाइम पे हुए, शायद ही आपने कभी देखे होंगे कि इतने काम जो है जयपुर शहर में हुए। अब दो बड़ी चीज आपने कहा कि भाई खामियों पर आज जो स्थितियां बनी हुई है, देखिए आज रीजन क्या आपने कहा ना कि खामियां क्या है। अब जयपुर शहर में अपराध की स्थितियां जो है, देखिए महिला अपराध, जो जयपुर शहर की स्थितियां देखिए कि अपराध की क्षेत्र में आज जब 2019 के अंदर जब ये निगम का टाइम पूरा हो गया तो वही स्थितियां जो है एमपी में थी, मध्य प्रदेश में थी। मध्य प्रदेश में जो है वहां पर जो है टाइम को जो है एक्सटेंड किया गया और उन्हीं को रेगुलर रखा गया। लेकिन यहां पर आप देखिए कि टाइम को जो है एक्सटेंड करने की बजाय उनका कार्यकाल पूरा मान करके आपने प्रशासन लगा दिया, और प्रशासन लगाने के बाद जो सरकारी जो करिंदे हैं वो किस तरीके से काम करते हैं वो आपने स्वयं ने देखा है। और अभी भी सरकार का जो ये तरीका है कि भाई जब लोग आ जाएंगे नगर निगम के अंदर, जो चुन करके आएंगे, तो निश्चित रूप से देखिए जनता का जनप्रतिनिधि होता है, उसको हर एक 5 साल में टेस्ट देना होता है, और हर एक 5 साल में उसका एग्जाम होता है, तो उसके अंदर वो अपनी जनता का जो है ध्यान रखता है। और मैंने फिर आपको एक चीज बात की, आपने कहा ना कि क्यों मुद्दे हैं ऐसे, कि उन मुद्दों पर है। देखिए कोई भी चुनाव हो,
चाहे वो नगर निगम का चुनाव हो, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो, और चाहे वो नेशनल चुनाव हो, एमपी का चुनाव हो। कई मुद्दे ऐसे होते हैं जिसमें पार्टी की जो विचारधारा होती है, जो पार्टी का जो कार्य करने का तरीका होता है, कार्यकलाप होते हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। और इसी चीज को हमने लगातार बार बार कहा, और जिन मुद्दों पर हमने हमेशा चुनाव लड़ा, आज भी हमने कहा कि जिस तरीके से प्रदेश में जो है हालात बने प्रदेश के अंदर, और जो पॉलिसीज आज भी हैं, क्यों आप दो चीज देखेंगे, मैं प्रभात जी आपको 2 मिनट का टाइम दूंगा, कि सबसे बड़ी चीज ये है कि आज भी जिस तरीके से जो है जी केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं, उन योजनाओं का जो क्रियान्वयन है वो कहीं ना कहीं आज बहुत धीमा और बहुत जो है लचर व्यवस्था पर है। जी मिथिलेश जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अभी कह रहे थे कि हमारे कार्यकाल में बहुत काम हुआ, तो आज ही अखबारों में छपा है कि अशोक लाहोटी जी के कार्यकाल में जो गलत पट्टे बांटे गए उनकी जांच अभी तक लंबित है, और अशोक परनामी जी के काल में जो सीवरेज करेक्शन में घोटाला हुआ उसकी जांच आज तक लंबित है। और इनके ही विष्णु लाटा जी, जो पार्टी विद डिफरेंस, पार्टी विद डिसिप्लिन, किस तरह टांग तुड़वा कर कांग्रेस में भागे, ये सब कुछ सामने है। तो आप ऐसे मत कहिए, जनता इतनी भूलने वाली नहीं है, जनता सब कुछ याद रखती है। तो किन मुद्दों पर आप जनता को अपनी तरफ लुभाओगे, वो आपके लिए चुनौती है। देखिए मित्रेश जी, मैं एक जवाब देता हूं आपको, मित्रेश जी एक जवाब देता हूं आपको। आपने कहा कि अशोक परनामी जी के कार्यकाल में जो सीवरेज घोटाला हुआ उसका जो है जांच बाकी है। जांच बाकी नहीं है। जो 2009 में जो चुनाव हुए थे और 2014 में हुए थे, मैं तीनों कंपनियों के नाम बता सकता हूं, जिसके अंदर तीनों को भुगतान होकर के जो है जांच होकर के भुगतान जो है ज्योति खंडेलवाल जी के टाइम पर हो गए हैं, जिनके लिए हमने वापस लिखा। जो हमारे टाइम पे काटा गया था, जिन योजनाओं को हमने कहा गया था कि 5 साल उन कंपनियों को मेंटेनेंस करनी है। देखिए, हमने 2007 में जो काम शुरू किया था उसकी मेंटेनेंस 5 साल तक होनी थी, लेकिन आपने कहा कि वो रेट अधिक है, लेकिन उनके भुगतान जो है 2009 से 14 के अंदर हो चुके हैं। तो मैं कह रहा हूं पहली बात ये चीज। अब आपने कहा कि जो पट्टों की जांच है, मैं कह रहा हूं पट्टों की जांच निगम तो करेगा नहीं। वो जांच यदि अशोक लाहोटी जी के टाइम की जांच है तो अभी आपने जो कमेटी बनी थी, मैं आ रहा हूं, 5 मंत्रियों की कमेटी बनी थी, उसने उसको क्लीन चिट दे दी। अब मुझे बताइए ना कि भाई कहां है ये मुद्दे, भाई किन मुद्दों की जब बात करें, जब खुद कमेटी जो है कैबिनेट इस तरह की कमेटी बनाते हैं, उसके बाद क्लीन चिट देते हैं, उसके बाद बसता कहां है मुद्दा? मंत्री वाली कमेटियां क्या जांचें करती है सबको पता है सर, लेकिन मैं एक और चीज कहना चाहूंगा, ये सिर्फ ये 2 मामले ही नहीं है, इससे पहले भी कई तरह के मामले सामने आए हैं। अभी तक सफाई व्यवस्था को लेकर, बीवीजी कंपनी को लेकर बार बार नाम उठता रखा है, बार बार उस पर सवाल उठते रहे, और ये दोनों पार्टियों का जब बोर्ड रहा है तब तक ये सवाल उठते रहे हैं, उनको पेमेंट किया गया। इसके अलावा स्ट्रीट लाइट को लेकर देखिए आप कितनी बड़ी चीजें रही, जो स्ट्रीट लाइट को लेकर टेंडर दिए गए थे, उस क्षमता की स्ट्रीट लाइट नहीं लगी, वो रोशनी सड़क पर नहीं पहुंचा पा रही है। तो ये सिर्फ एक कांग्रेस या बीजेपी की बात नहीं है, हर बोर्ड में रहा है। तो भ्रष्टाचार तो एक प्रमुख मुद्दा रहेगा। मैं सिर्फ मैथिली जी की बात को लेकर ही फॉलो नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं हर बोर्ड में जब ये भ्रष्टाचार का मुद्दा रहा है, तो इसको दूर करने के लिए क्या कोई तरकीब है क्या? इस बार चुनाव में क्या उस तरकीब के साथ उतरेंगे मैदान में, पंकज जी? जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा। देखिए, बात मैं कह रहा हूं भ्रष्टाचार यहां नहीं हुआ। भ्रष्टाचार क्या हुआ, आप ये नहीं मानिए, भ्रष्टाचार यहां नहीं हुआ। भ्रष्टाचार कहां हुआ? जो सीरियस भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं कि कंपनी ने 5 साल जो मेंटेनेंस थी वो नहीं करी और उसका भुगतान ले गई। देखिए, आप मेरी बात सुनिए। अब बीवीजी कंपनी ने जो भी टेंडर किया, टेंडर की शर्तों में प्रॉब्लम नहीं है। आप देखिए, आज भी किसी भी कोर्ट में चले जाइए, किसी भी जगह चले जाइए, आप वो नहीं है, आप बेनिफिट क्या दे रहे हैं कि उसको जो है बेसिकली आप लिटिगेशन में ला करके वो काम बंद कर देता है, और काम बंद करने के बाद जो बेसिकली उसका भुगतान है वो रेगुलाइज हो जाता है। अब बीवीजी कंपनी का आप लगातार देखिए कि 2 सालों से लगातार भुगतान हो रहा है कि नहीं हो रहा भाई? जब कंपनी का यदि काम ठीक नहीं है, आपके पास संसाधन है, आपने ये संसाधन, आपने अपने संसाधन उनको दे रखे हैं, ये क्यों दे रखे भाई? उनकी जो शर्तें हैं उनकी पालना कौन कराएगा? उनकी पालना तो जो सरकार उस टाइम रहेगी या जो निगम उनका रहेगा वही लोग कराएंगे ना। तो क्यों ऐसा करते हैं भाई? अभी आपने खुद ने देखा ना, बीवीजी कंपनी को भुगतान क्यों किया गया भाई? मुझे बताइए, भुगतान किस लिए कारण से किया गया? जब आपको भुगतान रोकना था या उसका डिसकंटिन्यू करना था, तो आप मुझे बताइए कि क्या सरकार के पास एक शहर की सफाई व्यवस्था नहीं हो सकती है? ये व्यवस्था नहीं कर सकती, तो सरकार जो है 7.5 करोड़ लोगों का ध्यान कैसे रखेगी? मैं इसमें सबसे आप बताएं फिर। जी हाँ, मैं इसमें सबसे अहम सवाल जोड़ना चाहता हूं कि जयपुर की परकोटे का जो बदस्वरूप किया है, उसमें किसका बोर्ड रहा नगर निगम का? किसने बेसमेंट खुदवाए? किसने बड़े बड़े कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनवाए? इसकी सीबीआई जांच हो जाए तो पता लग जाएगा कि कौन सा बोर्ड कांग्रेस का सही था, बीजेपी का सही था,
आज भी सीलें लगी रहती है। निगम के मेयर खुलवाते हैं, डिप्टी मेयर खुलवाते हैं। बड़ा भारी, राजस्थान का अगर सबसे बड़ा घोटाला है तो जयपुर के परकोटे में बने व्यावसायिक भवन है, जो अब तक रहे नगर निगम के प्रमुखों की सह से बने हैं, और जिससे जयपुर का हेरिटेज स्वरूप बिगड़ा है, जयपुर की बिल्डिंगें जर्जर हुई है, और जयपुर का नाम सारे देश और दुनिया में बदनाम हुआ है। इसका दोष का किसके ऊपर रखेंगे? जी वरुण जी, मैं एक तो ये सवाल जो बिंदेश जी ने कहा, ये बड़ा सवाल है जी। मैं आऊंगा सर आपके पास। पंकज जी मैं आऊंगा, एक बार वरुण जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वरुण जी, ये हम अभी उस दौर में बात कर रहे हैं जिस दौर में सिर्फ बीजेपी की बात या कांग्रेस की बात नहीं है, हम भ्रष्टाचार के उस पहलू पर जाना चाहते हैं जिसकी वजह से हर बोर्ड में इसका कोई निदान नहीं निकल पा रहा है। ठेका दिया जाता है और उन ठेकों में ये शर्तें होती हैं कि वो ठेका किसी और को सबलेट नहीं किया जाएगा, लेकिन वो सबलेट कर दिया जाता है। हमारा खुद का संसाधन किसी और कंपनी को काम करने के लिए दे दिया जाता है, काम होता नहीं है, भुगतान कर दिया जाता है। राजस्व वसूली जो निगम की जिम्मेदारी है वो खुद नहीं कर पाती, वो भी किसी को ठेके पर दे दिया जाता है, लेकिन उसमें काम करेंगे सरकार के लोग, लेकिन पैसा मिलेगा उस निजी कंपनी को। ऐसी बहुत सारी भ्रष्टाचार की पोल हैं। ये कहा जाता है कि कोई भी व्यक्ति कचरा वाहन जो परिवहन साधन है उनकी मॉनिटरिंग कर सकेगा, उनमें जीपीएस सिस्टम लगाया जाएगा, सारी बातें दरकिनार हो जाती हैं। एक नहीं बहुत लंबी फहरिस्त है। इन फहरिस्त के साथ जनता के बीच जाएंगे कैसे आप वरुण जी? प्रभात जी, ये जितनी भी आप फहरिस्त बता रहे हो इसमें कांग्रेस का कोई रोल नहीं है। सबसे पहले मैं जैमिनी जी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने पुराने शहर, जहां से मैं भी पुरानी बस्ती को बिलोंग करता हूं, मेरी पीढ़ी आमेर से लेकर इसमें रही है, मेरे पिताजी 1956 में बोर्ड में रहे, इनने बहुत बढ़िया प्रश्न उठाया है परकोटे का। जितना सर्वनाश नगर निगम बनने के बाद हुआ है, जितना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जब जलेबी चौक में था, जब नहीं हुआ था, उस समय जयपुर शहर का जो ओरिजिनल स्वरूप था 90-80-90% वैसा का वैसा ही था। जो जब से नगर निगम बना, एक आशा जगी जयपुर के निवासियों को कि बहुत बढ़िया डेवलपमेंट होगा इंटरनेशनल लेवल पे, जयपुर आगे जो आउटर जयपुर है वो भी बहुत बढ़िया डेवलप होगा। लेकिन आपने देखा होगा सी स्कीम में मैं रहता हूँ, सी स्कीम का क्या हाल किया। बिगर मतलब रोज बदल के नियम को, कॉम्प्लेक्स खड़े कर दिए, रेजिडेंशियल इलाकों में कॉम्प्लेक्स खड़े हो गए, रोड के ऊपर रोड बनाते हैं जबकि स्क्रैच करके रोड बनानी चाहिए। मकान पुराने नीचे हो गए, सड़कें ऊपर हो गई, पानी भरता है, उसका कोई धनीधोरी नहीं है। सीवर लाइन की अभी बात कर रहे थे पंकज जी, आप देख लीजिए क्या हाल है। बारिश के अंदर जो बड़ा नाला है सी स्कीम के अंदर, उसमें पानी नहीं आता है और सड़कों पे 3-3, 4-4 फुट पानी भर जाता है। तो ड्रेनेज सिस्टम बिल्कुल फ्लॉप हो चुका है। अब ये बात अभी तक इन्होंने जो जनता से जुड़ी हुई बात है, यूडी टैक्स जो पहले हाउस टैक्स हुआ करता था, उस पे कोई प्रकाश नहीं डाल रहा है। कभी माफ करते हैं, कभी 300 गज तक माफ करते हैं। अरे भाई सीनियर सिटीजन हैं, मिलिट्री के लोग हैं, स्वतंत्रता सेनानी है, उनको तो बख्शिए आप, कोई भी पार्टी है। और जो परकोटे के अंदर अभी जयमिनी जी ने बहुत बड़ी बात उठाई है, नेहरू बाजार, बापू बाजार, इनमें अलाउड नहीं थी ऊपर की दुकानें बनाना, आज भी बनी हुई हैं। कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स इतने बने हुए हैं, किसने बनवाया इसकी जांच तो होनी चाहिए। और रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस का बोर्ड तो था नहीं साहब, ये खुद ही मान रहे हैं, 94 से बीजेपी का ही बोर्ड था। अब पुरानी बातों को हम हटा दें, आप देखिए 5 साल जयपुर में नगर निगम बोर्ड बीजेपी का, सरकार इनकी, केंद्र सरकार इनकी, अगर इनकी मंशा होती इसको तो सिंगापुर बना देते जयपुर को। जयपुर के अंदर मेट्रो लाए, जयपुर के अंदर एलिवेटेड रोड्स लाए, ब्रिज बनाए, सेंट्रल पार्क बनाया, सब कांग्रेस ने बनाया। तो ये फिर भी मैं कांग्रेस बीजेपी की बात नहीं करना चाह रहा हूं, क्योंकि लोकल मुद्दे क्या है, हम सबसे ज्यादा परेशान है। एक तो ड्रेनेज प्रॉब्लम से सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है, ये टैक्सेशन से। इन्होंने टैक्सेशन का ऐसा घालमेल कर रखा है कि आम आदमी उससे परेशान है। ये कौन सा फॉर्मूला है साहब? किसी बुजुर्ग महिला है, मान लीजिए 80 साल की, उसके पास 500 गज का प्लॉट है, तो आप उससे बड़ी रेट में लोगे और 300 गज वाले को माफ कर दोगे। आप उसका एक सिंप्लीफिकेशन करिए, 50 गज का, अब किसी गली में अगर 10 मकान है, 300 गज से 9 मकान कम है, वो तो टैक्स नहीं देंगे, और वो एक मकान वाला चाहे उसके पास है कि नहीं है, वो टैक्स देगा। ये चीजें जो है इनको सिंप्लीफाई करनी चाहिए। आम आदमी इसी चीज से परेशान है, ट्रैफिक का जो जितनी प्रॉब्लम है, पार्किंग की प्रॉब्लम है, मैंने आपको नाले की प्रॉब्लम बताई, ड्रेनेज की जो प्रॉब्लम है, इस चीज पे किसी का ध्यान नहीं है। आप जैसे ही बोर्ड बनेगा, जो भी पार्षद आएंगे उनके लिए एक सीख होनी चाहिए कि सबसे पहले इन तीनों चारों प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। और आपको मैं बताऊं, सोशल ऑडिट, जो भ्रष्टाचार की आप बात कर रहे थे, जैसे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने कोरोना काल के सोशल ऑडिट की वो अप्रूवल दी है कल, नगर निगम के हर काम की सोशल ऑडिट का अप्रूवल इन लोगों को अपने मैनिफेस्टो में जोड़ना चाहिए। जब जनता भ्रष्टाचार से मुक्त होगी, नहीं होगी कैसे? कांग्रेस तो हो सकता है, क्योंकि अशोक गहलोत जी ने सोशल ऑडिट को हमेशा प्रेफर किया है। इस हमारे मैनिफेस्टो में, कांग्रेस के मैनिफेस्टो में नगर निगम का सोशल ऑडिट का प्रोविजन डाला जाए। नहीं, देखिए
आप प्रोविजन डाल दिया गया, जन घोषणा पत्र में घोषणाएं होगी, उसका रिपोर्ट कार्ड भी खुद ही तैयार कर लिया, और नगर निगम चुनावों में भी अब जन घोषणा पत्र को लाने की कांग्रेस बात कर रही है, उसका रिपोर्ट कार्ड भी खुद तैयार कर देगी। क्यों उसकी सोशल ऑडिटिंग की बात नहीं? नहीं, मेरी बात सुनिए, सोशल ऑडिटिंग की बात मैंने कहा ना, कॉन्सेप्ट कोरोना काल के जब कर दी सोशल ऑडिटिंग, इससे बड़ा क्या होगा। और मैंने आपको कहा स्थानीय निकाय नगर निगम के लिए भी सोशल ऑडिटिंग का क्लॉज आएगा। आप, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं आपको, जब तक आएगा नहीं कैसे आपको कह दूंगा आ जाएगा, आएगा। मैं आपको संभावना जता रहा हूं उसकी, क्योंकि अशोक गहलोत जी ने इसकी मंशा जता दी। कोरोना काल की सोशल ऑडिट पूरे देश में नहीं हो रही है, केंद्र में नहीं हो रही है, सीएजी की रिपोर्ट क्या आ रही है उस पर अपन डिस्कस नहीं करते, वो टॉपिक नहीं है। लेकिन हम आपको बता रहे हैं सोशल ऑडिट होनी चाहिए, जब ये भ्रष्टाचार पे लगाम कसेगी। और यूडी टैक्स चाहे हाउस टैक्स जो भी ये ले रहे हैं, पंकज जी तो खुद आप उप महापौर रहे हैं, इनको इसका कोई सॉल्यूशन निकालना चाहिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हैं। इसका आप एक तो सबसे पहले रेजिडेंशियल इलाकों में कॉमर्शियल चीजें बंद कराइए, उसका आप कोई सॉल्यूशन निकालिए। आप नगर निगम की बात कर रहे हैं, राज्य सरकार केंद्र सरकार की बात नहीं है। और उसके अलावा जो सीनियर सिटीजन है, मिलिट्री से रिटायर्ड लोग हैं, स्वतंत्रता सेनानी है, उनका वापस जो म्युनिसिपैलिटी के टाइम हुआ करता था, उनके या तो रिलैक्सेशन दीजिए हाउस टैक्स यूडी टैक्स में, या उनको कोई आप ऐसी प्रेफरेंस दीजिए। सीनियर सिटीजन कहां से लाके आपको भुगतान करेगा? आपने 300 का, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी, मैं अलग होकर बात करता हूं, यूनिवर्सल थॉट की बात कर रहा हूं। ये पंकज जी उप महापौर रहे, हो सकता है वापस बनेंगे, तो इनको इस चीज पे प्रकाश डालना चाहिए, बजाय बीजेपी कांग्रेस की बात करने को। पंकज जी, कांग्रेस को क्रिटिसिज्म मत करना, बीजेपी का फेवर मत करना, आम जनता की, आम जयपुर की जो गुलाबी शहर है उसकी समस्याओं की बात करिए आप। जी पंकज जी, मैं इसमें एक और चीज जोड़ना चाहूंगा। ये हम अभी भ्रष्टाचार की बात उन हालात में कर रहे हैं, अब तक हमने विधायकों को या फिर सांसदों को खरीद फरोख्त मामले में देखा है, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि बड़ी संख्या में पार्षद जो हैं उनके भी नाम पैसों के लेन देन को लेकर सामने आए, और ये जयपुर नगर निगम में हुआ है। ऐसे हालात में अपेक्षा बीजेपी से की जा सकती है जनता की, ये आप समझ सकते हैं। मैं इस सवाल के साथ, जो सवाल कांग्रेस की तरफ से वरुण पुरोहित जी ने उठाए थे, और जो हमारे साथ डॉक्टर साहब जुड़े हुए जैमिनी जी, उन्होंने नगर निगम के दीवारी इलाके में लेकर, उसके सौंदर्यीकरण को लेकर, उसके हेरिटेज लुक को बिगाड़ने को लेकर जो सवाल उठाए, उन सवालों को जोड़ते हुए मैं ये सवाल आपसे पूछ रहा हूं पंकज जी। देखिए, मैं पहले मिथिलेश जी का जवाब देता हूं। एक जवाब तो उन्होंने कहा कि उनके जो प्रमुख रहे हैं उनमें जो है उनकी जो है जांच हो जाए। मैं आज बिल्कुल आप कह रहा हूं कि मेरे को 10 साल हो गए हैं, लेकिन मैं आप कह रहा हूं वही नहीं, बल्कि मैं कह रहा हूं कि आप जो है मेरे पहले दिन से लेकर के जो 24 नवंबर 2008 था, जैसे मेयर था, उसके बाद से लेकर के जब तक रहा, एक एक दिन की जांच करा लीजिए। मैं आपको कह सकता हूं कि भाई आप मुझे बता दीजिए कि यहां जाकर के इनका स्टेप रहा। मैं पहली बताता हूं। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि मैं कहीं भी, उन्होंने कहा जो चीजें, अब दूसरी एक एक चीज पर आइए। इन्होंने कहा कि यूडी टैक्स 300 गज पे जो है नहीं होना चाहिए और इस पे होना चाहिए। देखिए, मैं कह रहा हूं यूडी टैक्स एप्लीकेबल कब हुआ? जब आप देखिए, मैं इन्हीं चीजों पे आता हूं कि देखिए, आप उन चीजों को एक बार ध्यान से लेके आइए, क्योंकि यूडी टैक्स एप्लीकेबल ये हुआ कि हाउस टैक्स खत्म होने के बाद जब जेएनएनयूआरएम आया, जवाहरलाल नेहरू नेशनल यूनिवर्सिटी आया, तब केंद्र में सरकार जो है कांग्रेस की थी, और केंद्र में कांग्रेस की सरकार होने के कारण उन्होंने कहा कि जब तक आप जो है यूटिलिटी टैक्स एप्लीकेबल नहीं करेंगे और जब तक आप जो है जो स्टैंप ड्यूटीज हैं इनके अंदर जो है रिफॉर्म्स नहीं करेंगे, तब तक आप जेएनएनयूआरएम के लिए एप्लीकेबल नहीं होंगे, आपको जो है उसकी सहायता नहीं दी जाएगी। और उस टाइम पर ये प्रयास किए गए कि लगभग हम कितने चीजों को छोड़ सकते हैं। तो हमने कहा कि भाई कॉमर्शियल को जो है, उनको पास नहीं था कि कॉमर्शियल को जो है इन चीजों छूट नहीं दी जा सकती, लेकिन उसके बाद जो रेजिडेंशियल थे उसमें, क्योंकि मैक्सिमम जो पॉपुलेशन थी, जो मिडिल क्लास की पॉपुलेशन आ रही थी, वो 300 स्क्वायर यार्ड तक की आती थी। 300 स्क्वायर यार्ड तक के जो है फ्री किए गए, क्योंकि 300 स्क्वायर यार्ड से ज्यादा फ्री पूरे देश में कहीं भी नहीं है, क्योंकि वो मैक्सिमम लिमिट थी, उसको जो है एप्लीकेबल किया गया और वहां तक जो है यूडी टैक्स एप्लीकेबल हुआ। अब इन्होंने कहा कि साहब जो है सी स्कीम की बात कही। अब आप मुझे बताइए, सी स्कीम के अंदर ये बहुत क्लियर कट था कि 2008 तक जो है, जब तक सरकार थी, यहां पर जो है 15 मीटर की हाइट रेस्ट्रिक्टेड थी, टोटल रेस्ट्रिक्टेड थी। लेकिन 2008 में आने के बाद आप देखिए, मुझे बताइए मलेशिया में क्या हुआ? जो मलेशिया का मुद्दा हुआ, आपने उसको हाइट जो है, आपने एक बिल्डिंग की हाइट बढ़ाने के लिए आपने टोटल नियम जो है उसको परिवर्तन कर दिए। जो परिवर्तन हुआ, तो सरकार थी ना 5 साल आपकी सरकार थी, 2008 के पहले नहीं है सर, सबकी बोर्ड में परमिशन है। मैं आ रहा हूं, देखो मैं आपको जो कह रहा हूं उसमें एक एक सत्य नहीं हो, तो आप जो कहेंगे मानूंगा। 2008 से पहले माननीय हाई कोर्टों के आदेश के अनुसार हाइट थी, उससे पहले कोई परमिशन नहीं थी, किसी भी तरीके का आवश्यक नहीं, 15 मीटर हाइट रेस्ट्रिक्टेड थी। लेकिन आपने 2009 से जो 13 की सरकार आई, आपने उसमें से हाइट का रेस्ट्रिक्शन हटा लिया, और हटाने के बाद जो है मल्टी स्टोरी बिल्डिंग जो है विदाउट पार्किंग बनने लगी।
ठीक है। अब दूसरा आया कि आपने कहा कि ये जो चीजें थी हेरिटेज के अंदर की मामले थी, इन चीजों की थी, तो मैं कह रहा हूं कि आप इन चीजों को बैठ करके आज जिन चीजों का सारा दायित्व, क्योंकि जो या यूडी टैक्स का मामला हो, चाहे सरकार की कोई पॉलिसी का मामला हो, चाहे ग्रांट का मामला हो, केवल और केवल जो है निगम जो है वो राज्य सरकार की तरफ जो है मुंह को जो है ताक करके रहता है। क्योंकि आप देखिए, अब जैसे ग्रेटर का है, अब ग्रेटर में दो एजेंसी जो है पैरेलल एजेंसीज खड़ी हैं, एक जेडीए खड़ा हुआ है, एक हाउसिंग बोर्ड खड़ा हुआ है। आप देखिए हाउसिंग बोर्ड का पैसा आज की डेट तक लगभग जो है काफी पैसा ऐसा है जो निगम को देना है, चाहे सरकार किसी की भी हो, लेकिन निगम को नहीं देते हैं। जेडीए का बहुत बड़ा पैसा है जो निगम को देना है, वो नहीं देते हैं। इसके अलावा आप देखिए सीवरेज के टैक्स लगातार रेगुलरली बिजली के बिलों के अंदर जो है रेगुलरली लग करके आता है, सफाई का टैक्स बिजली के बिलों में रेगुलरली लग करके आता है, जो जनता पेमेंट कर चुकी होती है, लेकिन उसको हम भुगतान नहीं करते। तो मैं कह रहा हूं कि यदि आप इन चीजों की करेंगे तो सरकार यदि इन चीजों को ध्यान से रखेगी, सरकार ये कहेगी कि जिनका मद है, जिनके पैसे हैं, उनको हम ईमानदारी से दे देंगे, तो निश्चित रूप से जयपुर का जो निगम होगा या कहीं का भी निगम होगा, निश्चित रूप से वो जो लोकल जो लोग वहां रहता है, जो जनता रहती है, जो वहां की जो इसका जो भोग करता है, उसको फायदा होगा और उसको जो है सुविधाएं मिल पाएंगी। लेकिन कहीं ना कहीं जो सरकारों की जो ये अड़ंगे की जो चीजें हैं, क्योंकि रीजन ये होता है कि यदि, और फिर मैं आता हूं आपको, आपने कहा कि बाहर क्या हुआ, भाई आपने सिंगल पट्टे की पोजीशन कहां रही, तो मैं इन्हीं चीजों वाला सिंगल पंकज जी मान ली सारी बात मान ली, लेकिन इसका समाधान किसको निकालना है? मान ली सारी बातें, भाई सरकार और प्रशासन के बीच में अगर कोई सामंजस्य नहीं बैठ पा रहा है, अगर दोनों जगह दूसरी पार्टियां हैं, जनता को इससे सरोकार नहीं है, जनता को ये तो चाहिए मैंने पैसा दे दिया मुझे सुविधा मिल जाए, तो इसका सोल्यूशन तो आप ही को निकालना है। इसका सोल्यूशन निकालने के बाद सरकार जनता के सामने जाना, जनता को इससे क्या मतलब है? तो इसका सोल्यूशन क्या है, कि इसका सोल्यूशन कौन निकालेगा? देखिए मैंने कहा ना आपको कि ये टोटल सरकार के हाथ में होता है, कि सरकार जिसकी होती है, सरकार के हाथ में, तो हम ये खुद कह रहे हैं ना कि हमारी जो पावर है, जिनको बेसिकली इनके ये बार बार कहते हैं कि राजीव गांधी जी, भाई जो आप 74th अमेंडमेंट करके गए, राजीव गांधी राहुल गांधी पे आ जाओगे। मैं बात कर रहा हूँ आम जनता की हैसियत से आपसे, आप क्यों नहीं क्लियर करते हो कि यूडी टैक्स पे आपकी क्या पॉलिसी रहेगी? आप क्यों नहीं क्लियर करते हो कि रोडें स्क्रैच करके बनाई जाएंगी? आप क्यों नहीं क्लियर करते हो ये भाई लैंड यूज का जो मामला है, इसको हम इसको काटेंगे? आपने 5 साल सरकार थी, आपने क्यों नहीं प्रोविजन किए? आप फिर लेके राजीव गांधी इंदिरा गांधी पे आ जाओगे। भाई आप थे ना 5 साल, केंद्र में भी आप थे, राज्य में भी आप थे, बोर्ड में भी आप थे। आप अपनी बात तो कर नहीं रहे हो, घुमा फिरा के वहां पहुंच जाते हो। आप उप महापौर रहे हो, आम जनता की हैसियत से हम आपसे डिमांड कर रहे हैं यूडी टैक्स हाउस टैक्स पे क्लैरिफिकेशन दो। आप ड्रेनेज जी, एक बार आपकी सरकार ने मेरी सरकार नहीं, आप सरकार आपकी मेरी नहीं है। आप प्रतिनिधि हो जाते हो जब आपका मेरा नहीं है, आप जनप्रतिनिधि हो जाते हो जब आपका मेरा नहीं हो। आप जनता के लागू हुआ, आप निकाल लीजिए। क्या आपकी क्या नीति रहेगी टैक्सेस के ऊपर, ड्रेनेज सिस्टम के ऊपर, लैंड यूज के ऊपर? रेजिडेंशियल इलाकों में कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनेंगे नहीं बनेंगे, शहर के अंदर अतिक्रमण होंगे नहीं होंगे, उस पर आप क्लैरिटी करो। चलिए जी, हेरिटेज मिला है, उसके बाद मुझे बताइए 2 साल से, तो अभी 1 साल से तो निकल नहीं है, 1 साल में मुझे बताइए। चलो मैं आपको एक प्रश्न, मैं देखिए मैं प्रभात जी आपको बहुत शब्दों में कह रहा हूँ, पुरानी बात वो सबसे ज्यादा अतिक्रमण नहीं कराया शहर के अंदर। आप तो बहुत बात में, मैं तो पैदा से यही गाँव, पीढ़ियों से यही गाँव, मुझे पता है कितने अतिक्रमण कराए परकोटे के अंदर। सारी दे दी थी ना वहां पे जोशी जी, में जब से चक्कर लगा। वरुण जी, पंकज जी वरुण जी तो है छोटी चौपट से लेकर के और ब्रह्मपुरी के बस स्टैंड तक निर्माण, वो काला पत्थर का महेश आप नहीं कर सकते क्या? 5 साल केंद्र में आप, 5 साल राज्य में आप, 5 साल का बोर्ड आप कांग्रेस को दोषी क्या बात करते हो? जाएगा क्या? चीजों को आप फिर भी छोड़ो, आपसे गलती हुई कांग्रेस। आप अभी जो चुनाव है, मैं तो ये मांग कर रहा हूँ आपसे, ये जो मैंने मांगे करी डालोगे कि नहीं? है क्या? आप मुझे बताइए। मैं कह रहा हूँ पीछे का छोड़ दीजिए, आगे का छोड़ दीजिए, मुझे तो आज का बता दीजिए। आप आज की तो डिमांड कर रहा हूँ आपसे। आप बोल रहे हो आप नहीं करूंगा, जयमिनी जी से थोड़ी करूंगा डिमांड, प्रभात जी से थोड़ी करूंगा। आप प्रतिनिधि रहे हो। वरुण जी
वरुण जी चलिए, अगर वरुण जी अपना स्पष्टीकरण दो, आगे क्या विजन होगा आप उसको क्लियर करो, हमको सेटिस्फाई करो आप जनता वरुण जी मेरी आवाज आ रही है आपको? वरुण जी मैं ये कहता हूं, चलिए विजन की अपन बात कर रहे हैं। जब हम घर से निकलते हैं, घर से निकलकर जब हम किसी भी जगह पर जाते हैं तो रास्ते में आधे काम ऐसे हैं जो कांग्रेस के वक्त के किए हुए होंगे, आधे काम ऐसे हैं जो बीजेपी के वक्त किए होंगे, लेकिन उन सभी कामों में खामियां निकाली जा सकती हैं। खामियां निकलती हैं तो उनको दूर भी किया जाता है। बात कर रहा था प्रभात जी, ये लिया राजीव गांधी को बीच में, नहीं कोई नहीं, चलिए बातचीत के दौर में अगर कोई नाम सामने आ रहा है तो जी मैं ये कह रहा हूं चलिए ठीक है, लेकिन पॉलिसी तय करना और उस पॉलिसी को पहले सामने रखना। देखिए हमारी ये कोशिश है कि अभी आप इस कार्यक्रम के जरिए क्या अपनी सोच क्या है, कांग्रेस की और बीजेपी की सोच क्या है, आगे वो क्या करना चाह रहे हैं, और जो खामियां रही हैं, चाहे आपने टैक्सेशन को लेकर करी है, यूडी टैक्स को लेकर बात करी है, सीवेज लाइन को लेकर बात करी है। पहले बड़ी मुश्किल से एक समस्या का समाधान हुआ था, पानी की पाइपलाइनें और सीवर की लाइनें एक साथ जाती थी, अभी काफी सालों तक लोगों को उस गंदे पानी को पीने के लिए मजबूर होना पड़ा था। इन हालात के बीच में अभी भी हम अब पॉलिसी को लेकर अगर अभी से स्पष्टीकरण हम नहीं देंगे तो मैं कांग्रेस की पॉलिसी को लेकर आपके पास आना चाहूंगा। कांग्रेस की पॉलिसी क्या रहती है इन सभी चीजों को लेकर, क्योंकि आमद को लेकर और खर्चे को लेकर हमेशा ये उलझन भरा रहा है नगर निगम, और उसके अलावा सरकार की तरफ से जो वहां पर सीईओ नियुक्त किए जाते हैं और उसके अलावा जो मेयर होते हैं उनके बीच में टकराव के हालात रहते हैं। इन टकराव के हालात को दूर करना और एक नई पॉलिसी को सामने रखना, कांग्रेस इसको लेकर क्या अपनी बात सामने रखना चाहेगी? प्रभात जी, बोर्ड कांग्रेस का नहीं रहा, उसके बावजूद मेट्रो कौन लाया, बीसलपुर का पानी स्टार्ट, ठीक है मैं इनको भी क्रेडिट दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, मेरा दिल बहुत बड़ा है, ब्रॉड माइंडेड है, इनकी जैसे नहीं है बार बार राजीव गांधी, नेहरू जी, आप पता नहीं कहां तक पहुंच जाओगे, मोतीलाल नेहरू, वो चीजें जयपुर शहर के लिए ठीक नहीं। आप देखिए जलमहल का विकास किसने किया, जलमहल का विकास किसने किया, आपने जलमहल के चारों तरफ अतिक्रमण कराया, पंडित नवल किशोर शर्मा जब विधायक बने जलमहल का विकास कराया उन्होंने। आप मुझे बताइए मेट्रो का किसने लाया जयपुर में कॉन्सेप्ट, सेंट्रल पार्क किसने बनाया, आप एलिवेटेड रोड किसने बनाई, जो फ्लाईओवर बने वो किसने बनाए, आप इनसे पूछ लीजिए। द्रव्यवती नदी का कायापलट आप क्यों, अब द्रव्यवती नदी को लेकर भी कांग्रेस के नेताओं ने सारा मुद्दा उठाया, बाद में टाटा कंपनी आई, सब आई, सब इनका मुद्दा उठाया हुआ नहीं है, मैं फिर भी इसमें नहीं जाना चाहता। मैं तो जो आज की समस्या है वो ये जो कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स गलियों में बन जाते हैं, क्या उसको ही रोकेंगे हम? इसमें मैं बिल्कुल प्रोविजन डलवाऊंगा, मैं परसों पूरे मीटिंग के अंदर पूरे प्रस्ताव जो आपसे बोल रहा हूं लिखित में देके आऊंगा और डालने पड़ेंगे कांग्रेस के विजन डॉक्यूमेंट में। आप घोषणा करो यहाँ पर कि मैं जो पॉइंट उठा रहा हूं आप डालोगे उसमें, मैं डलवाऊंगा कांग्रेस के। जी पंकज जी आप क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए मैं इतना सा कहना चाह रहा हूं कि आप जब तक चुनाव हो तब तक जो है अवैध निर्माण जो है नहीं हो, इसकी गारंटी यदि वरुण जी ले लेते हैं तो। अरे आप ले हो ना प्रतिनिधि, तो आप हो यार, आप हो वहां पर जयपुर के रहे हुए हो, आप शिकायत करो कहीं आपके टाइम नहीं हुएगा, आपके टाइम नहीं होते थे। अगर अवैध अतिक्रमण मेरे ख्याल से परकोटे के अंदर मेरे ख्याल से सिर्फ एक दो मुद्दे ऐसे नहीं है। जी वरुण जी अब मेरे ख्याल से सिर्फ ऐसे एक या दो मुद्दे नहीं है जिनको लेकर हम गारंटी की बात करें। गारंटी की बात जनता को हर उस चीज पर देनी होगी जिसको लेकर वो वोट देता है नगर निगम के प्रतिनिधि को, क्योंकि उसकी सीधी उस तक अप्रोच होती है, घर से बाहर वो निकले उसे सारी सुविधाएं मिले, उसके सामने पेचीदगियां नहीं हो, उसके सामने कॉम्प्लिकेशंस नहीं हो, एक ही चीज को लेकर उसके सामने विरोधाभासी दो नियम नहीं हो। वो सिर्फ इतना सा चाहता है कि हर उस बात की गारंटी उसको मिले जो उसकी सुविधा से जुड़ी हुई है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, और हम नगर निगम चुनाव को लेकर जनता से बस यही अपील करना चाहेंगे, मुद्दों को सामने रखें लेकिन कोरोना गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए अपने मतदान का इस्तेमाल करें। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस खास मुद्दे में हमसे जुड़ने के लिए। फिलहाल के लिए खास खबर में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।